हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा आरआरबी टेक्नीशियन। जो टेक्नीशियन जो भर्ती आई हैं, जो आप भर चुके हैं, सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे मेरे भाई जानना चाहते हैं कि क्या टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ सकती हैं, क्या टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ेंगी, हमको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। थोड़ा मैं उस पर इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर चर्चा करता हूँ आज। दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा। कुछ भाई हैं जो और थोड़ा जानना चाहते हैं, उन सभी के लिए, जो जिनको थोड़ी सी भी कोई डाउट है, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। जितने लोग हैं सब लोग शेयर कर दिया करिए। शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर करेंगे तो सारे लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचेगी, सारे लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और लाइक कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करूँ मैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन वैकेंसी क्या बढ़ सकती हैं। ज़्यादातर लोगों का कमेंट यही आ रहा है कि क्या टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अगर मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मैंने मालूम किया है, जहाँ तक मैं पता करके बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से आप टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ना चाहिए। ये वैकेंसी 15 से 20 हज़ार के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अभी ज़्यादातर मैं अगर अपने आसपास की बात करूँ, जैसे मैं साउथ सेंट्रल रेलवे में हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उन सभी को प्रमोशन दे दिया गया है। सभी लोग ज़्यादातर प्रमोट हो चुके हैं। लगभग 90-95% प्रमोट होकर के टेक्नीशियन 2 बन गया, कोई कुछ हो गया। ज़्यादातर पोस्टें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की खाली हो गई हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल की बात करिए, चाहे एसएनटी की बात करिए, चाहे टीआरडी की बात करिए, चाहे टीआरएस की बात करिए, जितने भी ज़्यादातर डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जो हैं, लगभग बहुत सारी जगह खाली हो चुकी है। मैं अपने जोन की बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर इसी तरह से देखें तो लगभग हर जगह, हर जोन में, जितने भी 21 जोन हैं आपके, सभी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी पूरी खाली हो गई हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट में नहीं कह सकता, जैसे एसी वगैरह में थोड़ा लेट में प्रमोशन होता है, वहाँ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी पूरी खाली हो चुकी है। पूरी वैकेंसी खाली है, कोई नहीं है। अभी मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल की, वहाँ पर दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कोई भी कैंडिडेट नहीं है। जो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैंडिडेट है, वो सिर्फ सीजी ग्राउंड वाला है। जितने भी आरआरबी 2018 में वैकेंसी भर के हम लोग आए थे, सारे लोगों का प्रमोशन होकर ग्रेड 2 बन चुके हैं। सारी पोस्टें खाली हो चुकी हैं। तो दोस्तों, सारे आरआरबी में, सारे जोन्स में सेम ऐसा ही है। इसलिए वैकेंसी बढ़ेंगी 100%। वैकेंसी आपकी लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास जाएंगी ही जाएंगी। चांसेस यही है कि 15 से 20 हज़ार वैकेंसी होना चाहिए। नहीं 20 हज़ार तो 15 हज़ार से नीचे तो होने सवाल नहीं है। 15 हज़ार तो वैकेंसी आपकी होंगे ही होंगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर वैकेंसी बढ़ती हैं तो एग्ज़ाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया है अक्टूबर से तो नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों, अभी आप एएलपी की देखिए, एएलपी का जो अगस्त में दिया था, ये एएलपी का एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। आप सोचिए कि जुलाई ख़त्म होने के टाइम है, अगस्त में एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी जो आरआरबी चेंज करने का जो तरीका सिस्टम आया है, अभी 7 अगस्त तक का टाइम दिया है रेलवे ने। 7 अगस्त तक। अब ये आप जान लीजिए, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जब 7 अगस्त तक लोग, बहुत सारे कैंडिडेट जोन चेंज करेंगे, तो पूरा फार्म का जो सिस्टम है, जो फार्म कितने जोन में, किस जोन में कितने फार्म गए, सारे सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये तो निश्चित है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जोन चेंज करेंगे। लगभग 50% से के आसपास कैंडिडेट जोन चेंज करेंगे। जब जोन चेंज करेंगे तो पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। जब डाटा चेंज होगा दोस्तों, उस डाटा को मैनेजमेंट करना, उस डाटा को सब कुछ सही करना थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए एएलपी के जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में तो होने से रहे, अगस्त में सवाल नहीं है। एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर माह में स्टार्ट हो सकता है। अगर सितंबर में स्टार्ट होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एएलपी एग्ज़ाम पक्का से पक्का 2 महीने तो जाएगा ही जाएगा, सितंबर और अक्टूबर।
तो टेक्नीशियन का जो आपका एग्ज़ाम है अक्टूबर को कैसे स्टार्ट होगा। दोस्तों टेक्नीशियन की अगर वैकेंसी बढ़ती हैं, अगर 15 से 20 हज़ार वैकेंसी हो रही हैं, तो दोस्तों टेक्नीशियन वैकेंसी जब बढ़ेंगी तो आपको आपके लिए कुछ पोस्टें भी बढ़ सकती हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट नहीं आए होंगे तो वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ऐड हो सकते हैं। इस वजह से जो फार्म है वो सब कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसको सही करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रेलवे के पास, आरआरबी के पास, इसलिए उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका अक्टूबर नवंबर में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम तो नहीं होगा। आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिसंबर माह से स्टार्ट होकर जनवरी फरवरी तक हो सकता है। दिसंबर जनवरी फरवरी इन 3 महीने में या इन 3 महीने के बीच में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो सकता है। दोस्तों ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है एलपी का, उस प्रोसेस को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कहीं ऑफिशियली नहीं है। या जो मेरे कुछ फ्रेंड्स जोन में काम करते हैं या जोन में जिनकी ड्यूटी रहती है, वहाँ से कुछ होता है ना, कुछ लोगों से आपस में बातचीत करके, कुछ जो ऑफिसर्स हैं या जो उनके ऑफिसर्स के आसपास रहने वाले जो क्लर्क हैं उनसे बात करके ऐसा एक जानने को थोड़ा मिल जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है या एग्ज़ाम जो होने का ड्यू टाइम दिया है। क्योंकि बहुत सारी जगह तो ऐसे सुनने को मिल रहा है कि जो आप कैलेंडर दिया है उसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। कुछ जगह कुछ ऑफिस में तो ऐसा सुनने को मिला कि जो एग्ज़ाम रेलवे ने जारी कर दिया उसी बेस पर होगा। लेकिन कुछ जगह पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि हाँ, वो जो कैलेंडर दिया है उसमें 1 महीने आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम एलपी की बात करें तो एलपी में अभी पूरा करेक्शन चल रहा है, तो एलपी का अगस्त में तो होने से रहा। अगर हम मान लें कि सितंबर में स्टार्ट होता है तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने तो एग्ज़ाम होगा कंपलसरी। फिर आपको टेक्नीशियन का 1 महीने का गैप चाहिए। उसके बाद आपका टेक्नीशियन जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर जनवरी फरवरी इन 3 मंथ के बीच में या इन 3 मंथ में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो सकता है। अगली बात करूंगा दोस्तों कि टेक्नीशियन में बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि टेक्नीशियन हम कौन सी बुक पढ़ें, जबकि देखिए फार्म कब आया था आपका, अभी उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा हो लग रहा है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, हम कौन सी बुक हमारे लिए बेटर हो सकती है। दोस्तों आप इतना डिले कैसे हो सकते हैं, इतना लेट कैसे हो सकते हैं। आपने फार्म अप्लाई कर दिया 2 महीने पहले, अभी आप ये जुलाई में पूछ रहे हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ें। आप मार्केट की मैं पहले बता चुका हूँ, पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। आप कोई भी बुक ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन की बुक जिसमें कम से कम गलती हो। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जिस भी प्रकाशन की बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक आपको 100% या 50% की बात कर लीजिए, 50% सेम क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम में नहीं देने वाली। जैसे मैं बात करूं कि आप कोई एक प्रकाशन पढ़ रहे हैं, जैसे आप किरण पब्लिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो किरण पब्लिकेशन कितनी भी मोटी बुक हो, बहुत सारे बुक आते हैं, 10,000 कलेक्शन है क्वेश्चन का, 10,000 कलेक्शन है, 20,000 कलेक्शन है, इतने 1 लाइनर हैं। आप सारी कुछ बुक्स पढ़ लीजिए, अगर आपके जो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर 50 क्वेश्चन भी उससे फंस जाएँ तो मैं आपको जो बोले मैं कर सकता हूँ। दोस्तों आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, कैसी बुक पढ़ लीजिए, आप जो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन 100 में से कोई एक क्वेश्चन सेम तरह का आपकी बुक का मिल जाए तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये आपके लिए अच्छा होगा। 1 2 4 शायद किसी पब्लिकेशन से फंस जाए। मैं बता दूं दोस्तों, आप कोई पब्लिकेशन पढ़िए, चाहे जिसकी भी पढ़ना पसंद करते हो आप, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, जिसमें कम से कम त्रुटियाँ हों, वो पब्लिकेशन पढ़िए। पब्लिकेशन में आप 1 लाइनर बिल्कुल मत रटिए। आप जो भी पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए। आप उसको जितना अच्छा से, जैसे आप मैं मैथ की बात करूं, मैथ में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का तरीका पढ़िए, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स, ना कि उसके क्वेश्चंस को रटिए, उस क्वेश्चन को ये तरीका, ये क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से किस टाइप के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे आपने 2 प्रकार से बुक, किरण की बुक खरीदा, आर अग्रवाल की बुक खरीदा, आपने SD यादव की बुक खरीदा, इन सारी बुक का जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का आपने देखा, उसमें प्रॉब्लम्स देखिए, प्रॉब्लम्स कैसी कैसी प्रॉब्लम इस चैप्टर में बन सकती हैं।
फिर उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो बना बनाया क्वेश्चन है, जो बना बनाया क्वेश्चन आपके बुक में रखा है, वैसा क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। क्वेश्चन आएगा, टॉपिक वही रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करे, थोड़ा घुमा देता है, उसी में आप लोग घूम जाते हैं, क्योंकि आपका टाइम होता नहीं है, एग्जाम का प्रेशर होता है, आपका टाइमर चल रहा होता है, उस टाइम पर आपको वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। इसलिए दोस्तों आप तरीका पढ़िए, तरीका, आप वन लाइनर पर बिल्कुल मत जाइए, आप तरीका पढ़िए। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो प्रैक्टिस सेट जब हल करने के बाद जब आप उसको देखते हैं कि मैं हमारा कितना सही हुआ, जो सही हुआ उसको भी देखिए, जो गलत हुआ उसको भी देखिए। जो सही हुआ उसमें से जो विकल्प हमारा सही है वो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन जो 3 विकल्प और दिए हैं उनका क्वेश्चन क्या है, वो जो 3 विकल्प और दिए उनका क्वेश्चन क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये भी अगर आप देखना सीख गए तो आप 100% एग्ज़ाम फाइट कर जाएंगे। दोस्तों यही आपको देखना है कि आप कैसे, अभी आपके पास टाइम है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे उसको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको कैसे देखते हैं, कैसे हल करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जो केवल आप देखा कि हाँ हमारा पूछ लिया कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ये है, बस ख़त्म। हमारे 3 विकल्प क्यों दिए हैं, उसे क्या मतलब है, उसको कोई नहीं देखता। दोस्तों मैथ में और रीजनिंग में हो सकता है कि वो तीन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, जो 3 विकल्प और दिए उनका कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी साइंस में आपके जो करंट अफेयर है, साइंस और करंट अफेयर में उन 3 क्वेश्चन या जो 3 विकल्प और दिए हैं उनका मतलब ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ होगा। अगर आप ये चीज़ पकड़ना सीख जाएंगे, अगर आप ऐसा पकड़ना सीख जाएंगे तो आप अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। आप इस तरीके से पढ़िए, आप भागने वाला मत पढ़िए। आप मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो 4 प्रैक्टिस सेट हल करके छोड़ दिया, अब हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे प्रैक्टिस सेट करने का मतलब वो नहीं होता कि आपने कितना सही किया, पहले आप प्रैक्टिस सेट करने का तरीका जान लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। फिर देखिए अगर आप आज 50 करते हैं, अगर आप जिस तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते हैं तो आप 1 महीने के अंदर उस 50 को 80, 85, 90 तक पहुँचा देंगे, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए आप साइंस में और करंट अफेयर में जो भी विकल्प दिए हैं उन चारों विकल्प को देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। आप रीजनिंग में, मैथ में जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उस टाइप्स देखिए, वो टाइप्स पढ़िए। क्वेश्चन पर मत भटकिए, क्वेश्चन पर भटकेंगे तो आप टाइप में फेल हो जाएंगे। दोस्तों ये हो गई आपको कैसे प्रैक्टिस सेट में देखना चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए बेटर हो सकती है वो भी मैं बता दिया, आपकी वैकेंसी और एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में किसी भी टाइम पर हो सकता है। दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, दोस्तों आप लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि यहाँ खूब पढ़ाई करेंगे, रात बज जाग के पढ़ाई करेंगे, खूब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, दिन में 3 प्रैक्टिस हल करेंगे और यहाँ अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में जाते हैं तो उनका क्या होता है दोस्तों, फेल हो जाते हैं। आप लोग, सबसे बड़ा मंत्र बता दूं मैं आपको, आप लोग यहाँ पर जैसे मैं बताया प्रैक्टिस तो वैसे हल करिए, प्रॉब्लम्स को अच्छा से देखिए, उसके बाद आप अच्छा से प्रिपरेशन अगर यहाँ पे आप अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है तो आप जब आप जाते हैं सफ़र में या जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम सेंटर है, आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड से जाइए, चिल होके जाइए, खूब मस्त सोइए, खूब हंसते खेलते जाइए। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाइए सुबह टाइम तो वहाँ भी आप खूब दोस्तों के साथ खूब मस्ती में रहिए, खूब बढ़िया हंसिए बोलिए, खूब जब जितना फ्रेश माइंड से रहेंगे, ये मत सोच जाइए कि हम परीक्षा हॉल में जाएंगे फेल हो जाएंगे तो क्या होगा हमारा करियर। अगर दोस्तों पहले से ही सोच लेंगे तो जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे आप तो आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन आ भी रहा है, जो प्रॉब्लम्स आप कर भी सकते हैं वो प्रॉब्लम भी आपके ऊपर से निकल जाएगी। होता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ अपने घर पे या कोचिंग सेंटर में अच्छा खासा स्कोर करते हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में परीक्षा में बैठते हैं तो उनका स्कोर भी कुछ सबसे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ जाता है। जाएंगे तो ट्रेन में पढ़ते जाएंगे, जहाँ स्टेशन में बैठे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं,
सेंट्रल हॉल में सुबह गए, वहाँ पूरा पढ़ रहे हैं, अंदर घुसते घुसते तक पढ़ रहे हैं। जब वहाँ अंदर गए तो बिल्कुल एकदम वो हैं, बिल्कुल दिमाग में टाइट हैं, टेंशन करके रखा है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन करें, कैसे पूछेगा। अरे हमने अच्छे से तैयारी की है, हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, प्रॉब्लम्स ही तो पूछेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने अच्छे से पढ़ा है ना, कहाँ से पूछेगा, पूछने दो, कैसी प्रॉब्लम रखेगा देखेंगे। अगर आप ये माइंड बना के चलेंगे, अगर इस तरीके से आप चलेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। मैंने भी दोस्तों ऐसे किया था, मेरे बहुत सारे साथ में गए थे, बहुत सारे लोग खूब पढ़ते थे, रात में और ट्रेन में पढ़ते गए, वहाँ सुबह पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोग बोला, अरे क्यों पढ़ रहे हो भाई, जब आप 4 महीने 6 महीने नहीं पढ़ पाए तो आप 1 घंटा 2 घंटे पढ़े कितना पढ़ लेंगे। अरे बहुत सारे लोग क्या बोलते थे, तुम क्या जानते हो, इस टाइम पढ़ा बहुत चढ़ता है। होता क्या है दोस्तों, आपका माइंड प्रेशर में आ जाता है, आप चिल रहे हैं, रिलैक्स हैं। जब अंदर जाओ, देखो पेपर क्या आया है, कैसे आया है। और बिल्कुल पेपर हम जब बैठिए तो ये मत सोचिए कि हम यहाँ पेपर में फेल हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमारे सामने इतना टाइम है, हमारे सामने इतने क्वेश्चंस हैं, हमको ये टॉपिक पहले आता है, हम इनको पहले मार देते हैं, उसके बाद देखेंगे। आप रिलैक्स होकर अच्छा करेंगे, आपका 100% एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये बातें आपको बहुत सारे लोग, शायद कोई नहीं बताएगा। मैंने भी ऐसे किया है। मैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहता दोस्तों, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता था, सीधे एग्ज़ाम सेंटर में गया। जो भी बहुत सारे लोग देखा सुबह पढ़ रहे हैं, पर मैं गया आराम से, चाय वाय पी, आराम से घूम रहे हैं, दोस्तों मस्ती कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, मस्त बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। सीधा एग्ज़ाम सेंटर में गए, अपना एडमिट कार्ड लिया, अपने टेबल बैठे, सीधा जब सिस्टम ओपन हो देखा क्या क्या क्वेश्चन है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, हमको क्या क्या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके, सीधा हम सब स्टार्ट करें। जो हमको पहले आता है, जो हमने पहले ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, जो हमको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पहले उनको सारा मार दिया, हो गया दोस्तों। बाकी जिन्हें प्रॉब्लम थी उसके लिए फुल टाइम बचा, आराम से उनको कर धीरे पूरा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अच्छा खासा स्कोर हो गया, नौकरी मिल गई। इसलिए दोस्तों आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप लोग भी जैसे हम हैं वैसे आप हैं, हम भी तैयारी किए हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको 100% जॉब मिल जाएगी। आप एक सिस्टम तरीके से पढ़िए, सिस्टम तरीके से चलिए, अगर आप वैसे चलेंगे तो आप 100% जॉब आपको मिल जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, सबसे बड़ी गलती, आप सोइए अच्छे से कम 6 आवर माइंड को रिलैक्स जरूर दीजिए। 6 घंटे की नींद, अच्छी नींद आपको होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा, उतनी अच्छी आपका दिमाग काम करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको टेक्निक से संबंधित कुछ जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, जो मुझे बताने के लिए लगा कि मुझे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो मैं बताया आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताता रहूँगा आपको। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है, इसलिए इसको शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।